डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13। नैना और घुंघरू अगल बगल साइकिल चलाते हुए बातें करते करते स्कूल के लिए चली जा रही थी। अचानक नायरा की नज़र आगे कुछ दूर सड़क के किनारे खड़ी अपने जैसी स्कूल की ड्रेस पहनी एक लड़की पर पड़ी। वो उसे पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, यार घुंघरू, वो देख, सोनी है क्या वो? घुंघरू उस तरफ नज़र फेंक कर बोली, हाँ, वही जलनखोर साइंस वाली सोनी है, बड़ी जलती है तुझसे। घुंघरू की बात पर नायरा मुस्कुराकर बोली, इस स्कूल में कौन ऐसी लड़की है मुझसे नहीं जलती। जब से यहाँ आई हूँ कोई लड़का किसी लड़की को भाव ही नहीं देता, सब मेरे पीछे जो भागते हैं। नायरा इतरा कर बोली, वो तो है, पर मैं तुझसे नहीं जलती नायरा। घुंघरू ने कहा, तू मेरी पक्की फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। नायरा ने प्यार से कहा, हाँ, और तू मेरी। घुंघरू भी झट से बोली। इस बात पर दोनों ने हाई फाई किया और जोर से हंसने लगी। नायरा, फ्रेंडशिप डे आने वाला है, घुंघरू ने नायरा को याद दिलाया। पता है, फिर फ्रेंडशिप बैंड लेकर लड़के पीछे भागेंगे, नायरा एटीट्यूड से बोली। अपनी छोटी घूमने लगी और सोनी और उसकी टोली जल भूनकर राख हो जाएगी, घुंघरू ने व्यंग में कहा। नायरा हंस पड़ी, फिर सोनी की तरफ देखते हुए बोली, लगता है साइकिल पंचर हो गई है उसकी। नहीं, लगता है साइकिल की चेन उतर गई है, घुंघरू ध्यान से देखते हुए बोली। नायरा मुंह बनाकर बोली, साइकिल की चेन तक चढ़ाना नहीं आता उसे, क्या साइंस वाली है? घुंघरू नायरा की बात पर हंसकर बोली, डॉक्टर बनना है उसे, साइकिल सुधारने वाली नहीं। चुप कर, नायरा ने घुंघरू को झिड़क दिया। थोड़ा और करीब पहुंचने पर घुंघरू बोली, अरे नायरा देख, कोई लड़का उसकी साइकिल की चेन चढ़ा रहा है। नायरा अकड़ कर बोली, होगा कोई सड़क छाप आवारा, वरना उसकी साइकिल की चेन कौन चढ़ाएगा? साहित्य है वो, कोई सड़क छाप नहीं। देख तो, गहरी सांस भरकर घुंघरू ने जवाब दिया। नायरा ने जब ये सुना उसके कान खड़े हो गए और उस लड़के की तरफ गौर से देखने लगी। तब तक वो दोनों सोनी के करीब पहुंच चुकी थीं और उसके पास से गुजरते हुए उसकी साइकिल के पास बैठकर चेन चढ़ाते साहित्य को घूर घूर कर देख रही थी। नायरा को यह नज़ारा देख गुस्सा आने लगा, पर बिना कुछ बोले निकला गई। घुंघरू जब नायरा को चुप देखती है तो पूछने लगी, क्या हुआ नायरा, चुप क्यों हो गई? नायरा चिढ़कर घुंघरू को देख बोली, साहित्य को सोनी के साइकिल की चेन चढ़ाने की क्या जरूरत है? हेल्प कर रहा है बेचारा, घुंघरू ने जवाब दिया। शक्ल देखकर हेल्प करनी चाहिए ना, नायरा दांत पीसते बोली। वो शक्ल देखकर हेल्प नहीं करता, कल ही तो बताया था ना उसने तुझे, तेरी भी तो हेल्प की थी। घुंघरू हंसते हंसते बोल पड़ी, वो मेरी हेल्प कर सकता है, नायरा ने झट से कहा। क्यों? घुंघरू ने पूछा। हमारे घर में रहता है, किराएदार है हमारा, नायरा घमंड से बोली। पर जब कल उसने तेरी हेल्प की थी तब तो नहीं रहता था तेरे घर पर, तब तो नहीं था तेरा किराएदार। घुंघरू भी सवाल जवाब करने लगी। तू मेरी साइड है कि उस सोनी की साइड है? नायरा छिड़कर बोली। घुंघरू फिर नायरा की ओर देख बोली, यार मैं तेरी ही साइड हूँ नायरा, और हमेशा रहूंगी। पर क्या बात है, अब तक वो सोनी तुझसे जलती थी, अब तू जल रही है, वो भी साहित्य के लिए। घुंघरू की इस बात पर नायरा को मिर्ची लग गई। नायरा अपनी आंखें छोटी कर तुनक कर बोली, मैं नहीं जल रही, और तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे निकल गई। कुछ देर बाद दोनों स्कूल पहुंच चुकी थीं और साइकिल स्टैंड में साइकिल लगाकर बैग कंधे पर लटकाए क्लास की तरफ जा रही थी। अचानक नायरा की नज़र स्कूल गेट की तरफ घूम गई और उसका पारा चढ़ गया। साहित्य और सोनी साथ साथ साइकिल चलाते हुए हंसते और बातें करते आ रहे थे। क्या देख रही है नायरा, चल, घुंघरू ने उसका हाथ खींचा। नायरा ने अपने बैग से साहित्य का टिफिन बॉक्स निकाला और बैग घुंघरू को थमाते हुए बोली, मेरा बैग लेकर तू चल क्लास में, मैं आती हूँ। घुंघरू बिना कुछ बोले सिर हिलाकर उसका बैग लेकर चली गई। नायरा वहीं खड़ी रही और अपनी तीखी नज़रों से साहित्य को घूर जा रही थी। साइकिल स्टैंड में लगाकर कुछ देर बाद साहित्य और सोनी बातें करते हुए उसके सामने से गुजरे। उनका ध्यान नायरा की तरफ नहीं था। नैना ने फिर जोर से पुकारा, साहित्य रुको, तो साहित्य और सोनी दोनों रुक गए और नायरा की तरफ देखने लगे। नायरा सोनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तेरे को रुकने नहीं कहा मैंने, चल अपना रास्ता नाप। सोनी मुंह बनाकर चली गई।
साहित्य रुक गया। टिफिन बॉक्स देते हुए नायरा साहित्य को घूरते बोली, तुम तो लड़कियों से दोस्ती नहीं करते और ये तो हंस हंस के बातें हो रही थी। साहित्य ने टिफिन बॉक्स लिया, उसे एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। नायरा उसके पीछे भागी और उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मुझसे तो दोस्ती नहीं की थी तुमने, नायरा गुस्से में बोली। हेल्प की थी ना तुम्हारी, उसकी भी कर रहा था, साहित्य ने कहा और अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। बड़े हंस हंस कर हेल्प कर रहे थे उसकी, मुझसे तो सीधी मुंह बात भी नहीं करते। मोटू मल, नायरा पीछे खड़ी जोर से चिल्लाई, मगर साहित्य ने पलटकर नहीं देखा। नायरा कुछ देर तक वही पैर पटकते खड़ी रही। तभी प्रेयर की बेल हो गई और सारे स्टूडेंट्स दौड़ते हुए ग्राउंड की तरफ भागे। नायरा गुस्से में वहीं खड़ी थी। अचानक तेजी से भागता एक लड़का उससे टकराया और उसके कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिरने लगी, मगर अगले ही पल उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ। किसी ने उसे संभाल लिया था। उसने पलटकर देखा, वो साहित्य था। साहित्य को अपने पास देख नायरा का गुस्सा उड़ गया। थैंक यू साहित्य, मुस्कुराते हुए नायरा बोली और सीधी खड़ी होने लगी। तभी प्रेयर के लिए भागती हुई जा रही सोनी पत्थर से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। साहित्य नायरा को छोड़ उसको उठाने के लिए भागा। नायरा पूरी तरह से सीधी खड़ी नहीं हो पाई थी। वो फिर से लड़खड़ा गई। इस बार लकी ने आकर उसे पकड़ लिया, मगर पकड़ने के बाद छोड़ा ही नहीं। छोड़ लकी, नायरा कसमसाते हुए बोली। ले छोड़ दिया, कहकर झटके से लकी ने उसे छोड़ दिया। वो फिर गिरने लगी। लकी ने उसे फिर से पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, गिरने नहीं दूंगा तुझे मैं, दोस्ती कर ले न मुझसे। तब तक साहित्य सोनी को उठा चुका था। सोनी प्रेयर के लिए जा चुकी थी। साहित्य ने पलटकर एक नज़र नायरा को देखा, जिसे लकी संभाले हुए था। लकी ने नायरा को कसकर पकड़ रखा था। साहित्य दूर खड़े उन्हें देख रहा था। उस वक्त वह क्या सोच रहा था और क्या महसूस कर रहा था, वह खुद भी नहीं जानता था। कुछ देर तक वह उन्हें देखता रहा, फिर प्रेयर के लिए चला गया। नायरा लकी की पकड़ में कसमसा रही थी। उसने किसी तरह उसे धक्का दिया और उससे दूर खड़ी होकर गुस्से में बोली, आज तू मुझे गिरने से बचाने चला आया। भूल गया कि कल तूने ही मुझे गिराया था और उसका बहुत बुरा लगा मुझे नायरा, रात भर सो नहीं पाया मैं। लकी ने नर्म आवाज में कहा, यार नायरा माफ कर दे। नायरा कुछ नहीं बोली, बस उसे घूर घूर कर देखने लगी। लकी अपनी बात आगे बढ़ते बोला, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा नायरा। कल हम तेरी वजह से मैच हार गए थे ना, तो सबने भड़का दिया था मुझे। मैं उनकी बातों में आ गया था। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत बुरा लगा। प्लीज नायरा माफ कर दे यार, ले कान पकड़ता हूँ। लकी ने अपने कान पकड़ लिए। ये देखकर नायरा ने कहा, ठीक है, और प्रेयर के लिए चली गई। वह लकी में ये बदलाव देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि आज तक उसने उसे परेशान करने के सिवाय कुछ किया ही नहीं था। नायरा प्रेयर के लिए लाइन में लग गई। उसकी बगल वाली लाइन में साहित्य खड़ा था। उस समय नैना लकी को लेकर कंफ्यूज थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि साहित्य उसकी बगल वाली लाइन में खड़ा है। साहित्य तिरछी नज़र से नायरा को देख ही रहा था। साहित्य आज पहली बार नायरा को नजदीक से देख रहा था। दो चोटी, सामने माथे पर झूलती बालों की लटें, बड़ी बड़ी काली आंखें, हल्की लाली लिए गोरे गोरे गाल, पतली सी नाक और पतले गुलाबी होंठ। उस समय गुमसुम सी खड़ी नैना बहुत प्यारी लग रही थी और साहित्य के दिमाग में नायरा का सवाल गूंज रहा था, मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ कि नहीं। साहित्य अपने में ही घूम था कि तभी अचानक लकी नायरा के पास आया और उसकी तरफ सफ़ेद रूमाल बढ़ाकर बोला, तेरा रूमाल गिर गया था। थैंक्स बोल नायरा ने हाथ बढ़ाकर रूमाल ले लिया। लकी आगे चला गया और लाइन में खड़े एक लड़के को धक्का देकर उसकी जगह खड़े हो गया। वो लड़का पीछे जाकर लाइन में लगा। लकी को नायरा के पास आकर रूमाल देते कई लड़कियों ने देखा और जल भून गई। जैसे स्कूल के सारे लड़के नायरा के पीछे पागल थे, वैसे ही स्कूल की सारी लड़कियां लकी के पीछे पागल थीं। वो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। सोनी और काजल भी ये देखकर जल भून गई। सोनी ने पीछे होकर अपने पीछे खड़ी काजल से पूछा, ये लकी नायरा को रूमाल में लपेटकर क्या दे रहा था। अपना दिल, काजल ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, सोनी मुंह बनाकर बोली। दोनों चिपते हैं एक दूसरे से, देखती नहीं उनकी तकरार। तकरार प्यार की पहली सीढ़ी होती है सोनी, मालूम नहीं क्या। काजल ने अपना ज्ञान का पिटारा खोल दिया जो सिर्फ सीरियल से ही प्राप्त होते हैं। प्यार और नायरा जैसी लड़की हो ही नहीं सकता। उसे तो बस लड़कों को अपने पीछे भगाना आता है,
याद नहीं पिछले साल का किस्सा, बेचारा रौनक, स्कूल छोड़कर जाना पड़ा उसको। सोनी ने कोई पुरानी बात छेड़ते हुए कहा। साहित्य उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो स्कूल में नया नया आया था और रौनक कौन था ये नहीं जानता था। सोनी की बात से वह बस इतना समझ सका कि नायरा की वजह से रौनक को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। वह सोचने लगा कि आखिर क्या था रौनक वाला किस्सा। कुछ देर तक वह सोचता रहा, फिर अपने दिमाग में कुलबुलाती इस बात को झटक दिया। जो भी हो रौनक, मुझे क्या करना, मुझे बस पढ़ना है। साहित्य मन में ही बड़बड़ा रहा था। प्रेयर शुरू हुई और उसने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए, मगर बंद आंखों में भी उसे नायरा का चेहरा दिखाई देने लगा। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल ली और नायरा की तरफ नजर घुमाकर देखने लगा, जो आंखें बंद किए प्रेयर कर रही थी। कितनी खतरनाक लड़की है, जब से मिली है दिमाग में घुस गई है। जितना हो सके इससे दूर रहना होगा। पढ़ना है मुझे, कहीं ये मुझे अपने जैसा न बना दे बुद्धू। साहित्य घबराते हुए बोल पड़ा। एपिसोड 14। सुबह के 4 बज रहे थे और यादों की रेल एक बार फिर ठहर गई थी। साहित्य सोचने लगा, बुद्धू ही तो थी तुम, पूरी बुद्धू। तुम जैसी बुद्धू से दूर रहने में ही मेरी भलाई थी। और मुस्कुराते हुए तस्वीर देखने लगा, और उसके सामने 10 पहली की नहीं बल्कि आज की नायरा की चेहरा घूमने लगा। नायरा भी अपनी करवट बदलते साहित्य की फोटो देख बोली, बुद्धू समझते थे मुझे और दूर भागते थे, पर मैंने भी ठान लिया था कि तुमसे दोस्ती करनी ही है। फिर नायरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कैसे न करती मैं तुमसे दोस्ती, आखिर तुम पहले लड़के थे जो मुझे, नैना खन्ना को अवॉइड कर रहे थे। ईगो हट हो रहा था मेरा और एक तरह से तुम चैलेंज भी बन गए थे। मुझे ये चैलेंज जीतना था, इसलिए तो तुम जैसे मोटू मल को भाव देने लगी थी। लेकिन मैं जरा सा भाव क्या देने लगी, तुम तो खुद को हीरो समझने लगे। उद्धरण चिन्ह। नायरा के आंखों के सामने आज सुबह का सीन चलने लगा। जब नायरा ने साहित्य को रेलिंग से देखा था, उसके हाथ में टॉवल और मोबाइल था। नायरा फिर हल्के से हंसते हुए बोली, वैसे हीरो तो अब बन गए हो। कैसे हुआ ये कायाकल्प, किसके चक्कर में हुआ, कहीं कोई लड़की बड़की का चक्कर तो नहीं। ये सब सोच अब नायरा उठकर बैठ गई और साहित्य की तस्वीर देख कॉन्फिडेंस में बोल पड़ी, इम्पॉसिबल। तुम जैसे बोरिंग आदमी के साथ कौन सी लड़की चक्कर चलाएगी, और चक्कर होता तो पिया को देखने क्यों आते। मानो अब नायरा खुद को दिलासा दे रही थी। सोचते सोचते नायरा की नजरें घड़ी की ओर घूम गई, जो सुबह के 4 बजा रही थी। उसकी पलकें बोझिल होने लगी थी। फोटो एल्बम को सिरहाने में दबाकर वह नींद के आगोश में जाने लगी। साहित्य भी फोटो एल्बम सीने से चिपकाए सो चुका था। दोनों ही अपने अपने सवाल और जवाब में उलझते हुए सो गए। साहित्य अगली सुबह उठा और रोज की तरह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। उसकी सुबह वैसे ही बोरिंग थी जैसी हुआ करती थी। वही अखबार के पन्नों की बोरिंग और घिसी पिटी खबरें, वही बोरिंग सा चाय ब्रेड का नाश्ता, वही बोरिंग से कपड़े जिसे पहनकर उसे तैयार होना था। वैसे इस बोरिंग जिंदगी का वह आदी हो चुका था। पर साहित्य के लिए आज की सुबह काफी अलग थी। आज जाने क्यों ये बोरियत उसे कुछ ज्यादा ही खल रही थी। पिछला दिन उसकी जिंदगी में एक बार फिर एक्साइटमेंट ले आया था और शायद उसने इस दिन को फीका कर दिया था। साहित्य ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े शर्ट के बटन लगाते हुए उसने सोचा कि मंगलवार को नायरा के घर जाना है। वो अपनी कपबोर्ड देख बात बढ़ाने लगा, कौन सी शर्ट पहनूं? ये फॉर्मल शर्ट तो चलेगी नहीं और मेरे पास तो सिर्फ फॉर्मल कपड़े हैं। ऑफिस के अलावा ज़्यादा कहीं जाता नहीं, इसलिए दूसरे कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कल के लिए तो माँ शर्ट लेकर आई थी, वो भी उसके पास रह गई। क्या करूं? ऐसा करूंगा कि शाम को शॉपिंग कर लूंगा। और मुस्कुरा देता है। साहित्य जैसे ही ये ख्याल में खोया था और नायरा का चेहरा दिमाग में चलने लगा, तभी उसके अंदर का ईगो जिन की तरह बाहर निकला और आईने में अक्स बनकर चमक उठा। वो साजन को लताड़ने लगा, तू उसके लिए शॉपिंग करेगा साहित्य? 2 साल से तूने कपड़े नहीं खरीदे और अब तू नायरा सामने जाने के लिए कपड़े खरीदेगा? इतनी इम्पोर्टेंट हो गई वो? साहित्य अपने ही अक्स को मिरर में देख बोला, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। और सफाई देने लगा, अब वो इम्पोर्टेंट हो ना हो, खुद को तो इम्पोर्टेंट दिखाना पड़ेगा ना। उसके सामने अच्छी इम्प्रेशन तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो अब भी यही समझेगी कि मैं वैसा ही हूँ जैसा स्कूल में था। साहित्य बस नायरा के ख्यालों में खोते मिरर से बातें करने लगा, क्या कहती थी मुझे, मोटू मल बोरिंग घसीटा राम। उसे दिखाना तो पड़ेगा कि न मैं मोटू मल हूँ, न बोरिंग, न घसीटा राम। इसलिए शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। टी शर्ट और जीन्स ले लूंगा बस, और उसके लिए भी कुछ लूं क्या? अब तू उसके लिए गिफ्ट भी खरीदेगा?
ज्यादा पैसे आ गए तेरे पास। उसके एक्स ने आंखें घुमाई और घूरने लगा। साहित्य फिर हिचकिचाते हुए कहने लगा, अब खाली हाथ उसके घर जाना अच्छा थोड़ी लगेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। पर क्या लूं? आज तक किसी लड़की के लिए कुछ लिया ही नहीं। बोल मिरर में अपने एक्स को देखने लगा। मुझसे पूछ रहा है? मुझसे? तू और मैं अलग हैं क्या? तू तन है तो मैं मन हूँ तेरा। तन मन से हमारा लड़कियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा, भूल गया। अक्स ने उसे घूर कर कहा और गायब हो गया। साहित्य मन ही मन बोला, ऐसा करूंगा, तुषार से पूछ लूंगा। हाँ यही सही रहेगा, और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। इधर रायपुर नायरा के घर। नायरा की सुबह बालकनी में लटक रहे साजन के कपड़ों और अंडरवियर के साथ हुई। उसके दिमाग में 10 साल पहले का साहित्य आ गया, जो अंडरवियर बनियान में उससे छुपने के लिए इधर उधर भाग रहा था। ये सीन सोचकर नायरा खिलखिला उठी। नायरा बालकनी में गई और साहित्य के कपड़े समेटने लगी। कपड़े समेटकर वह कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और मन ही मन साहित्य के ख्यालों से बातें करती रही। कभी शक्ल मत दिखाना, कहा था। कल जब तुमने मुझे देखा तो क्या सोचा साहित्य? नाराजगी तो दिखी नहीं मुझे। वक्त ने सारी नाराजगी धो दी क्या, या अब भी कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर बाकी है? फिर नायरा रूम के अंदर आते हुए मिरर में देख अपना हाथ गाल पर रख बोली, वैसे तुम्हारा थप्पड़ मैं भूली नहीं हूँ, न ही भूलूंगी। तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसने नैना को थप्पड़ मारा था, और उस थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। साहित्य भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुका। अपना मोबाइल और कार की चाबी लेकर वो घर से निकल गया। साहित्य ड्राइव कर रहा था कि तभी उससे उस थप्पड़ की याद आ गई जो उसने 10 साल पहले नायरा को मारा था। साहित्य अपने हाथ के तरफ देख कहने लगा, थप्पड़ मारा था तुम्हें क्योंकि तुम उसी लायक थी। तुम नहीं जानती नैना कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में क्या हुआ। तुम पहली इंसान हो जिसे मैंने थप्पड़ मारा था, और पहली इंसान हो जिससे मैंने इतनी नफरत की है। और अपने हाथ को स्टीयरिंग पर दे मारा। फिर साहित्य कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मैं हैरान हूं कि कल तुम्हें देखा तो वो नफरत मैं अपने दिल में महसूस क्यों नहीं कर पाया। मैं क्यों बस तुम्हें देखता रह गया। साहित्य कार ड्राइव करते हुए ऑफिस जा रहा था। उसके दिमाग में नायरा घूम रही थी और वो बातें जो चाहकर भी वो कभी भूल नहीं पाया। नायरा फिर से कुछ देर तक बालकनी में खड़ी साहित्य के बारे में सोचती रही, फिर अंदर आकर उसके कपड़े सहेजते हुए मन ही मन बोली, तुम्हारे कपड़े अच्छी तरह धो दिए हैं साहित्य मेहता। अब तुम्हारा एहसान उतर गया है, समझे? तुम्हारे कपड़े लौटा दूं, फिर टाटा गुड बाय। नायरा फिर एक कैरी बैग में कपड़े डालकर वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर जब नायरा नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची तो नरेन जी और पिया को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाया। नरेन अखबार के पन्ने पलट रहे थे और पिया मोबाइल में घुसी हुई थी। वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर बोली, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पिया। नरेंद्र ने अखबार से नजर हटाकर नायरा को देखा और प्यार से मुस्कुराते बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दी, कहकर पिया ने अपने बगल वाली कुर्सी नायरा के लिए खींच दी। नायरा जैसे ही कुर्सी पर बैठी, किचन से उसके नाश्ते की प्लेट लेकर आए रागिनी जी उसके सामने प्लेट रखते हुए प्यार से बोली, नायरा आज क्या इरादा है तेरा? नायरा ने प्लेट में रखे आलू के पराठे की एक बाइट लेकर कहा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का इरादा है। नायरा काफी दिनों बाद रायपुर आई थी और इसलिए पुराने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के कुछ पल गुजारना चाहती थी। उसका जवाब सुनकर रागिनी जी ने कहा, जिंदगी मौज मस्ती से नहीं चलती नायरा, घर बसा ले बेटा, और कितने दिन ऐसी ही रहेगी। मम्मा यार, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। नायरा मुंह बनाकर बोली, ठीक कह रही है तेरी मम्मा। अखबार समेटकर एक तरफ रखते हुए नरेन जी बोले, पापा आप भी मम्मा के जैसे शुरू हो गए। नायरा छिड़ते हुए बोली, तेरे वजह से छोटी बेटी की शादी पहले करनी पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे। कहते हुए नरेन जी के माथे पर परेशानी की रेखा उभर आई। यही कि बड़ी नहीं मानी तो छोटी को बलि का बकरा बना दिया। नायरा की जगह पिया ने जवाब दिया और नैना मुस्कुरा उठी, मगर रागिनी जी का मुंह बन गया। उसने पिया के सिर पर चपत जमा दी, चुप कर, अब तू भी इसके नक्शे कदम पर मत चलने लग। इतना अच्छा लड़का मिला है, उसका कोई भाई होता तो नायरा की शादी उससे करा देती। थैंक गॉड उसका कोई भाई नहीं है, नायरा ने सिर झटककर कहा और टेबल से उठ गई। इधर इंदौर में साहित्य ऑफिस पहुंचकर सीधे तुषार के केबिन में गया। अनमोल साहित्य को देख, अरे वाह क्या बात है, आज जनाब सुबह सुबह दर्शन दिए। साहित्य फिर हल्का सा मुस्कुराते बोला, कुछ भी बोलता है। और इधर उधर की बातों के बाद साहित्य उस बात पर आ गया जिसके लिए वो उसके पास आया था। यार अनमोल, किसी लड़की से मिलना हो तो उसके लिए गिफ्ट में क्या ले जाना चाहिए?
अनमोल चौंक गया। लड़की और तू, पिया आ रही है क्या? नहीं नहीं, उसकी बहन के पास जाना है, कुछ सामान लेने। साहित्य मुंह से निकल गया। उस काली मोटी भैंस के पास? अनमोल ने भौहें उचकाए। हाँ, साहित्य ने होंठ चबाकर धीरे से कहा। तो ले जा घास फूस। अनमोल ने सपाट जवाब दिया। हे, वो बीमार थोड़ी है। साहित्य चौंक कर बोल गया। मेरा मतलब है, ले जा केला, सेब, अंगूर। इतना सोचने की क्या जरूरत है? किसी के साथ डेट पर जा रहा होता तब आइडिया लेता, फिर बताता। अनमोल ने इसके कंधे पर हाथ रख कहा। डेट? साहित्य हैरान होकर बोला। क्यों डेट नहीं मालूम? कैसे मालूम होगा? लड़कियों से तो दूर भागते हैं महाशय। अनमोल ने साहित्य की चिमटी लेते बोला। अनमोल की दो टूक बात सुनकर साहित्य चुप हो गया। ठीक ही तो कह रहा था वो। डेट पर थोड़ी ही जा रहा था, जो गिफ्ट ले जाए। वह चुपचाप अनमोल के केबिन के निकलकर अपने केबिन में आ गया। दिन भर वो काम में लगा रहा और शाम को शॉपिंग करने मार्केट चला गया। इधर रायपुर में नायरा ने पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारा। शाम को जब वो इंदौर जाने के लिए निकलने लगी, उसने अपना बैग रूम से ले आते हुए साहित्य के बारे सोच मुस्कुराने लगी। नायरा अपना सिर को झटक नीचे आई तो रागिनी जी उससे मटरी, चिवड़ा और कुछ खाने की चीज देते बोली, नायरा ये सब तुम्हारे लिए है, खा लेने, अपने दोस्तों में मत बांटना। नायरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर रागिनी साहित्य के कपड़ों के बारे में पूछते बोली, नायरा, साहित्य के कपड़े रखा है ना? जब साहित्य कपड़े लेने आए तो धीरे से पूछ लेना कि पिया कैसी लगी, उसके मन में क्या चल रहा है, पता तो चले। नायरा ने जवाब न देते सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। नायरा ने पिया की तरफ इशारा करते रागिनी जी से कहा, पहले पिया से तो पूछो कि इसके मन में क्या चल रहा है। क्यों पिया, क्या है तेरे मन में? मेरे मन में कुछ नहीं है, कहकर पिया मोबाइल में लग गई। ये लड़की भी, इसका भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। रागिनी जी खिंचकर बोली, मुझे तो लड़का पसंद है, अगर साहित्य ने हाँ कर दी तो मेरी भी हाँ है। ये सुनकर नायरा हंसते हुए बोली, मम्मी यार, दूसरा पापा नहीं चाहिए मुझे, मेरे पापा इतने भी बुरे नहीं। बोल वो नरेन जी को देखने लगी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे नरेन हंस पड़े, मगर रागिनी जी का पारा चढ़ गया और वह गुस्से में चिल्लाई, चुप कर नायरा, कुछ भी बोलती है। एपिसोड 15। नायरा रागिनी जी को छिड़ता देखकर और जोर से हंस पड़ी। फिर नायरा ने प्यार से रागिनी जी को गले लगे और कहने लगी, ओफो मम्मा, आप तो सिटी हो गई, चिल करो यार, ज्यादा फ्यूचर में नहीं जाते। बोल उसने रागिनी जी को हल्का सा किस कर लिया। नायरा फिर अपना बैग लेकर पिया को देख बोली, ध्यान रखना अपना, बोलते हुए हक कर लिया और नायरा फिर कार में बैठ जाती है। रागिनी जी की आंखें हल्की सी नम हो चुकी थी। उन्होंने नायरा के माथे पे किस करते हुए कहा, अगली बार 3-4 दिन के लिए तो आ ही जाना, ऐसे एक दिन के लिए अति हो तो बुरा लगता है। याद आती है तेरी बेटा। रागिनी जी की बातें सुन नायरा बड़ी स्माइल के साथ बोली, जल्दी आऊंगी मम्मा, आप अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो, और बाय। नायरा रागिनी जी की हसरत वो समझती थी, पर जानती थी कि साहित्य हाँ नहीं करेगा। इसलिए नहीं वो चाहती थी कि उसकी मम्मा कोई उम्मीद बांध ले, क्योंकि उम्मीदें छोटी हो या बड़ी, जब टूटती है तो बुरा तो लगता ही है। नायरा फिर विंडो से बाहर देखती है। देखते ही देखते उनकी कार बस स्टॉप पहुंच चुकी थी। नरेन जी नायरा को फिर से समझते हुए बोले, नायरा बेटा, हमने तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है, बस एक बार शादी के बारे में सोचो बेटा, कब तक ऐसी अकेली रहोगी, हमारी भी उम्र होती जा रही है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने चाहते हैं बेटा, करियर शादी के बाद भी किया जा सकता है। नायरा ने फिर कुछ न कहते हुए बस अपना सिर हाँ में हिला दिया कि तभी इंदौर को जाने वाली बस आ चुकी थी। नायरा फिर प्यार से नरेन जी को गले लगाकर बस में चढ़ गई। बस जब चल पड़ी, नायरा अपने लिए खिड़की की सीट चूज करते हुए वहां जाके बैठ गई। कान में एयरपॉड्स लगाकर अपने कुछ मनपसंद गाने सुनने लगी। तभी खिड़की से बाहर देखते देखते उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़का और लड़की साइकिल पर जाते दिखे, जो हंसते हुए बातें कर रहे थे, जिससे देख नायरा को साहित्य ख्याल आया। वो हल्का सा मुस्काते हुए बोल, इस वक्त क्या कर रहा होगा मोटूमल। इधर इंदौर में साहित्य मार्केट आया हुआ था शॉपिंग के लिए। शॉपिंग और साहित्य का दूर दूर से कोई नाता नहीं था, सिर्फ नायरा को इम्प्रेस करने के लिए शॉपिंग का मन बनाया हुआ था। साहित्य एक मेंस कलेक्शन शॉप में गया। वहां पर काफी सारे मेंस कपड़े थे। तभी वहां पर एक सेल्स गर्ल आए और साहित्य को देख रिस्पेक्ट से पूछा, सर आपको क्या चाहिए? हमारे ये इंडियन कैजुअल, एथनिक, पार्टी वेयर और ऑफिस वेयर कपड़े मिल जाएंगे। साहित्य एक नज़र घुमाकर बोला, कैजुअल जीन्स एंड टी शर्ट दिखाइए।
सर्व्स गर्ल हल्के से स्माइल कर साहित्य के सामने एक से एक टी शर्ट ले आई। साहित्य एक एक कर टी शर्ट देखने लगा। उस वक्त अपने लिए टी शर्ट चूज कर रहा था और बड़ा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खरीदे क्या न खरीदे। ऊपर से वो ये सारी मगजमारी नायरा पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कर रहा था, तो उसका दिमाग और काम नहीं कर रहा था। साहित्य 4-5 टी शर्ट लेकर मिरर के सामने ट्राई करने लगा। साहित्य बेहद कंफ्यूज लग रहा था और ये उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उस शॉप में एक लड़की आई थी जो काफी वक्त से साहित्य को ही नोटिस कर रही थी। वो लड़की साहित्य की परेशानी को समझकर उसके पास चली आई और एक ब्लू टी शर्ट देते हुए बोली, ट्राई दिस, आप पर अच्छी लगेगी। साहित्य ने हैरान से उस लड़की को देखा। जीन्स टॉप में एक खूबसूरत मॉडल टाइप लड़की उसके सामने थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे देखने लगा। तभी वो लड़की हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, हाय, आई एम रेवा। अपने डैड के लिए शर्ट लेने आई थी। आप काफी कंफ्यूज नजर आ रहे थे तो सोचा हेल्प कर दूं। वैसे मेरी चॉइस अच्छी होती है, ट्राई करके देखिए। साहित्य बस उसे और भी हैरानी से देखने लगा था। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लड़कियों से बात करने में उसको काफी अनकंफर्टेबल फील होता था। रेवा फिर साहित्य से बोली, ट्रायल रूम वहाँ है। रेवा ने एक तरफ इशारा किया। साहित्य हिचकिचाते हुए ट्रायल रूम की तरफ गया। कुछ देर में साहित्य ट्रायल रूम से वही टी शर्ट पहनकर बाहर निकला और रेवा के सामने आ गया। सी, ज्यादा हैंडसम हो गए हैं, अब कितना सूट कर रहा है आप पर। रेवा मुस्कुराते हुए बोली। साहित्य भी अपने लिए किसी लड़की से तारीफ सुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि पास्ट में सब उसे मोटू करके चिढ़ाते थे जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया था। पर इतने सालों बाद अपने लिए ऐसी तारीफ सुन वो खुश हो गया। उसने वही टी शर्ट फाइनल कर ली। रेवा ने उसे कुछ और शर्ट, टी शर्ट और जीन्स पसंद करके दी और अपने पापा के लिए भी खरीदारी करने लगी। दोनों साथ में शॉप से बाहर निकले। साहित्य हिचकिचाते हुए बोला, थैंक्स रेवा, मैं बहुत कंफ्यूज था पर आपकी वजह से अच्छी शॉपिंग हो गई। रेवा साहित्य की ओर देख, आप नहीं तुम मिस्टर साहित्य मेहता बोल वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। रेवा कपूर, रेवा ने कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। साहित्य रेवा के हाथ को देख थोड़ा सा हड़बड़ा गया, फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रेवा से हाथ मिलाकर उसने कहा, थैंक्स वंस अगेन रेवा, थैंक्स से काम नहीं चलेगा। इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई है तो कॉफी पिलानी पड़ेगी। रेवा पूरे हक से बोली। साहित्य मना करने ही वाला था पर उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि रेवा ने उसकी काफी मदद कर दी थी, तो उससे मना करते नहीं बना। साहित्य फिर हल्का स्माइल करते हुए बोला, चलिए ये पास ही के एक कॉफी शॉप है। रेवा भी खुशी से मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे में थे। साहित्य ने मेनू रेवा के तरफ देते बोला, ऑर्डर कर सकती हो, तुम जो चाहिए वो ऑर्डर कर देना। रेवा हंसते हुए, सोचो काफी बड़ा बिल बनेगा। साहित्य स्माइल के साथ बोला, नो प्रॉब्लम, मेरे तरफ से ट्रीट। फिर रेवा ने एक वेटर को बुलाकर अपने लिए कैपुचिनो और सैंडविच ऑर्डर कर दिया और साहित्य की तरफ देखने लगी। साहित्य अपने लिए काफी ऑर्डर कर देता है। वो दोनों बैठे काफी पी रहे थे। वैसे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि लड़की कुछ चेप हो रही है, कुछ ज्यादा ही गले पड़ रही है? रेवा ने काफी पीते पीते पूछा। नहीं नहीं, साहित्य ने झट से कहा। रेवा फिर काफी मग रखते साहित्य की ओर देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मुझे दोस्त बनाना पसंद है, इसलिए सबसे जल्दी घुल मिल जाती हूँ। वैसे ये नया शहर है मेरे लिए और कोई दोस्त नहीं है यहाँ, इसलिए दोस्त बनाने की कोशिश समझ लीजिए। रेवा की इस बात पर साहित्य के दिमाग में अपना ही डायलॉग तैर गया, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। वैसे उसे रेवा का स्वीट नेचर अच्छा लगा था। वो बेबाक थी पर तहजीब के दायरे में, तो उसे मना करना मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ, लड़कियों से दोस्ती नहीं करते आप? रेवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। साहित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। क्यों, गर्लफ्रेंड ने मना किया है? रेवा ने फ्रैंकली पूछा। साहित्य थोड़ा चौंक गया और झट से बोल पड़ा, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रेवा हल्का हंसते हुए बोली, वैसे अगर होती भी तब भी मुझसे घबराने की जरूरत नहीं थी। एंगेजमेंट हो चुकी है मेरी, सो डोंट वरी। रेवा ने अपनी एंगेजमेंट रिंग वाली उंगली दिखाते बोली। ओह ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, क्या वो इसी शहर में रहते हैं? बोल साहित्य हल्का सा स्माइल कर देता है। इस शहर में नहीं रहते वो, एक्चुअली मेरी फैमिली भी इस शहर में नहीं रहती। ये शहर नया है मेरे लिए, अकेली हूँ, दोस्त नहीं है, इसलिए जो अच्छे लगते हैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती हूँ।
अब उन्हें दोस्ती करनी है या नहीं, ये उन पर है। आखिर दोस्ती प्यार की तरह एक तरफा नहीं होती। साहित्य को उसकी बात दिल छू गई, क्योंकि वो भी काफ़ी वक्त से कभी पढ़ाई और कभी जॉब की वजह से अपनी फैमिली से अलग रहता था। उसे अच्छे से पता था कि अकेले रहना कैसे लगता है, पर उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। साहित्य रेवा की बात पर मुस्कुराया और पूछा, जॉब के सिलसिले में इस शहर में आए हो? हाँ, RJ हूँ, ये कि एक रेडियो में जब लगी है। साहित्य सिर हिलाते हुए आगे पूछने लगा, और तुम्हारा मंगेतर? रेवा साहित्य की बात सुन बोली, डॉक्टर है वो। वाह, रियली? साहित्य थोड़ा हैरान था। ये साइकेट्रिस्ट है, भोपाल में है। रेवा नॉर्मली बोली। RJ और साइकेट्रिस्ट का कॉम्बिनेशन तो बड़ा अजीब है। साहित्य हिचकिचाते हुए अपनी बात बोल गया। रेवा हल्का हंसते हुए बोली, हाँ वो तो है, पर जब दिल मिल जाए तो हर कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो जाता है। दिल मिल गए तुम्हारे? साहित्य अब क्यूरियोसिटी से पूछने लगा। सहिया की बातें सुन रेवा कुछ सोचते बोली, कोशिश जारी है। अरेंज मैरिज में दिल मिलाने की कोशिश करनी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अरेंज मैरिज करोगी, साहित्य ने धीमी आवाज में कहा। पापा के लिए, उन्हें ये लड़का मेरे लिए पसंद, उनको मना नहीं कर पाए, फिर वो डॉक्टर इतना बुरे भी नहीं। रेवा मुस्कुरा दी। साहित्य भी अब रेवा की बातें सुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। वैसे गर्लफ्रेंड का होना इतना बुरा भी नहीं होता, तो इस तरह शर्ट खरीदने के लिए माथापच्ची नहीं कर रहे होते, कहकर रेवा कॉफी का कप टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। साहित्य ने सिर उठाकर रेवा को देखा, तो रेवा स्माइल करते कहा, कॉफी के लिए थैंक्स साहित्य। फिर अपना एक कार्ड देते बोली, ये मेरा कार्ड है, दोस्ती न सही पर जान पहचान तो हो ही गई हमारी। उसने अपना कार्ड साहित्य की तरफ सरकाया और जाने के लिए पलट गई। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि साहित्य ने उसे पुकारा, रेवा 1 मिनट। रेवा पलटी और कंधा उछला दिया। साहित्य फिर कुर्सी से उठा और अपना कार्ड उसे देते हुए बोला, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर सकती हो, एनी हेल्प आई एम देयर फॉर यू। रेवा ने मुस्कुराकर साहित्य का कार्ड लिया और थैंक यू बोल दिया। फिर साहित्य और रेवा दोनों साथ साथ कॉफी हाउस से बाहर निकले और रोड के किनारे किनारे चलते हुए पार्किंग की तरफ जाने लगे, जहां से कई गाड़ियां शोर मचाती हुई गुजर रही थीं। साहित्य ने रेवा से पूछा, ड्रॉप कर दूं मैं तुम्हें? रेवा स्माइल पास करते हुए बोली, नो थैंक्स, मेरे पास स्कूटी है। बोल अपने स्कूटी की ओर इशारा कर दिया। फिर साहित्य स्कूटी को देख रेवा से बोला, ओके फिर बाय, टेक केयर, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ऑफ बाय। साहित्य फिर अपने कर में बैठ बोला, चलो शॉपिंग तो बहुत अच्छे से हो गया, अब कल पता चलेगा उसे नायरा कि मैं कोई मोटू घसीटा राम नहीं रहा। बोल वो हल्का हंस देता है। तभी साहित्य को याद आ गया कि उसने नायरा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। साहित्य अपने सर पर हाथ रख बोल पड़ा, है भगवान, अब उसे गिफ्ट क्या दूं? थोड़ी देर पहले याद आती तो रेवा से पूछ लेता। अब क्या करूं? उसकी पसंद भी तो ठीक से नहीं जानता। इतने सालों में काफी बदल गया है। बोल साहित्य कार स्टार्ट कर देता है और एक फिल्म चला देता है जिसमें एक गाना बजने लगा। उसे सुन साहित्य मुस्कुराने लगा और उसके सामने नायरा चेहरा तैर गया। वो हल्का सा गुनगुनने लगा, जाने दिल में कब से है तू। इधर बस में नायरा एयरपॉड्स पर एक गाना लूप में चलाते सुन रही थी और गाने की बोल गुनगुनाए रही थी। जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूं तब से है तू मुझको, मेरे रब की कसम यारा रब से पहले है तू, जाने दिल में कब से। नायरा के आंखों के सामने 10 साल पीछे का साहित्य नजर आने लगा, जो कि उससे दूर भागता था पर मदद के लिए सबसे आगे आता था। वो अपने में ही मुस्कुराने लगी और आगे गाने लगी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और बाहर देखते वो मुस्कुराते हुए गुनगुनने लगी, राही चले ना चले चलते हैं ये रास्ते, आओ चले रुक गई रास्ते में किस वास्ते में तो खड़ी हूँ यही यार मिला जब से है तू, जाने दिल में कब से तू। नादान हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं, एक दूसरे पे चलो कुर्बान हो जाते हैं, तू है जहां मैं वहां मुझको सबसे प्यारा है तू, जाने दिल में कब से तू। नायरा को सिर्फ साहित्य का ही चेहरा दिख रखा था कि तभी स्पीड ब्रेकर के वजह से बस में धक्का लग गया और नायरा को होश आ गया। नायरा फिर अपने आप से बोली, क्या सोच रही हूँ मैं, ये गाने को साहित्य के लिए कैसे फील कर सकती हूँ मैं। नायरा तू पागल हो गई है क्या, कल उसके कपड़े लौटा दे और बाय बोल के चलते बन। जाने अनजाने ही सही पर नायरा और साहित्य एक ही गाना सुन एक दर्ज के बारे में सोच रहे थे। इसे तकदीर कहा जा सकता है। नायरा अपने सिर को झटकते साहित्य के ख्यालों को दूर करते खिड़की के बाहर देखने लगी। बस में बैठी नैना म्यूजिक सुनते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे कुछ दिखा जिससे से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो चिल्ला उठी,
रोको प्लीज, बस रोको प्लीज, अभी के अभी बस रोको। तभी ड्राइवर झट ने ब्रेक लगा दिया। एपिसोड 16। बस में बैठी नैना म्यूजिक सुनते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे कुछ दिखा जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो चिल्ला उठी, रोको प्लीज, बस रोको प्लीज, अभी के अभी बस रोको। तभी ड्राइवर झट ने ब्रेक लगा दिया और बस रुक गई। नायरा हड़बड़ाते हुए अपना बैग लिया और बस उतर गई। बस से उतरकर वह भीड़ को चीरती हुई तेजी से रोड क्रॉस करते भागी। कुछ दूर भागने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर एक लड़की के कंधे को पकड़ लिया। वो लड़की चौंक कर पलट गई। उसके पलटते ही नायरा उसके गले लग गई और खुशी से चिकते हुए बोल पड़ी, घुंघरू ये तू है यार, इतने सालों बाद तू इस तरह मेरे सामने आएगी, ये मैंने सोचा ही नहीं था। तू मुझे मिल गई यार, तू मुझे मिल गई, आई मिस्ड यू सो मच। नायरा खुशी से झूम रही थी, मानो जैसी कोई बरसों से खोई हुई चीज उसे मिल चुकी हो। और घुंघरू भी शौक में खड़ी थी। कुछ देर बाद नायरा उससे अलग हुई और उसका चेहरा देखकर बोली, ऐसी हैरान परेशान क्यों है? मैं नायरा हूँ यार, भूल गई क्या मुझे? नायरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहते हुए घुंघरू की आंखों से आंसू आ गए थे और वो इस बार नायरा को और कसके गले लगा लिया। हाँ यार, मैं ही हूँ नायरा। नायरा के भी आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों बरसों बाद जो मिले थे, दोनों की आंखों में खुशी की आंसू छलक रहे थे। नायरा उसका हाथ पकड़कर बोली, चल घर चल, यहाँ रोड पर गंगा जमुना बहाकर बाढ़ लाने से अच्छा है घर चलकर ही वहाँ आंसुओं से टप भरें। घुंघरू हंस पड़ी और बोली, अभी इस वक्त? घुंघरू उससे अलग होकर आंसू पोंछते हुए कहा, शाम ढल रही है नायरा, फिर किसी दिन आती हूँ तेरे घर, तू तो मिल ही गई है। नायरा अपनी आंखें छोटी करते उसका हाथ पकड़ बोली, बिल्कुल नहीं, अब तुझे छोड़ना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तू फिर कहीं गुम हो जाए। घुंघरू हंसते हुए सिर हिलाकर बोली, तू बदली नहीं, वैसी की वैसी ही है, जिद्दी। जो वक्त के साथ बदल जाए वो नायरा नहीं, नायरा वो है जो वक्त को बदल दे। नायरा ने एक बेहद कड़क डायलॉग मारकर आई विंक कर दिया। नायरा का ये डायलॉग सुनकर घुंघरू हंस पड़ी, ठीक है बाबा चल। नायरा और घुंघरू दोनों जाने के लिए रेडी हुई। तभी नायरा ने पूछा, किस पर आए है तू? घुंघरू हंसते बोल पड़ी, अपने दो पहिए की सवारी से, स्कूटी से। नायरा अपना बैग कंधे पर डालते बोली, फिर हमारी सवारी स्कूटी पर ही घर जाएगी। मैं तो अभी रायपुर से आ रही हूँ, बस की खिड़की से तुझे देखा और बस से उतर गई। घुंघरू फिर अपने स्कूटी पे नायरा के साथ निकल गई। कुछ देर बाद दोनों नायरा के घर के सामने थी। दीपू बैडमिंटन खेलकर लौट रही थी। नायरा को देखकर चिल्लाते हुए बोली, आ गई दी आप? नहीं, मेरा भूत खड़ा है सामने। नायरा कमर पर हाथ रखकर बोली, तब तो भागना पड़ेगा, कहीं मुझे झपट न जाए। दीपू ने झट से व्यंग में बोल दिया, बदमाश, इससे मिल, मेरी बेस्ट फ्रेंड। नायरा घुंघरू की गले में हाथ डालते बोली, घुंघरू दी, ये घुंघरू दी है ना? दीपू चीख पड़ी। दीपू के मुंह से अपना नाम सुनकर घुंघरू चौंक गई और नायरा की ओर देखने लगी। देख कितना याद किया है मैंने तुझे, तेरा नाम ले लेकर जी रही हूँ। नैना हंसते हुए बोली, पागल है तू आज भी पूरी की पूरी। घुंघरू भी हंस पड़ी। हाय घुंघरू दी, दीपू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय। घुंघरू दीपू को देख प्यार से हैंडशेक करने लगी। ये दीपू, मेरी अजब पड़ोसन। नायरा ने उसका परिचय दिया। दीपू ने अपने कंधे उचका दिए। फिर घुंघरू से बोली, सच घुंघरू दी, बहुत याद किया है नायरा दी ने आपको और मुझे बहुत पकाया है, आपके स्कूल के दिनों की स्टोरी सुना कर। अच्छा, मैंने पकाया तुम्हें? नायरा ने आंखें बड़ी कर उसे घूरा। जाती हूँ, अब तो खैर नहीं, कहकर दीपू अपने घर की तरफ बढ़ गई। सुन तो घर चलना, नायरा ने उसे आवाज दी। तेज चल रहे हैं दी, फिर आऊंगी आपसे मिलने, बोलकर दीपू अपने घर में घुस गई। प्यारी लड़की है, नायरा घुंघरू से बोली, इसे देखकर तेरी याद आती थी, शायद इसलिए उम्र में इतना फासला होने के बाद भी हमारे तार जुड़ गए। नायरा हल्की नमी से बोली। घुंघरू बोल पड़ी, क्या बाहर ही रहकर सिटी होना है या घर के अंदर भी लेकर जाएगी? नायरा मुस्कुराते बोली, चल यार, और घर का दरवाजा खोलने लगी। कुछ देर बाद नायरा और घुंघरू दोनों फ्रेश होकर बालकनी पर खड़ी चाय पी रही थी। अब बता घुंघरू, कहाँ रही इतने साल? तेरे पापा का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद तो तेरा पता ही नहीं चला। नायरा ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। बस यार, जिंदगी की आपाधापी उड़ा ले गई थी मुझे तुझसे दूर। अब तू मिल गई है तो पुरानी यादों से आज की शाम गुलजार करेंगे। बस ये समझ ले, तेरे बिना जिंदगी में चैन ही नहीं था। याद है
स्कूल में भी तू नजरों से दूर हो जाती थी, तो किस तरह तुझे ढूंढा करती थी मैं। घुंघरू ने नाम आंखों से गहरी सांस भरकर नायरा के हाथ पर हाथ रख कहा। कितने प्यारे दिन थे वो। नायरा की आंखों में पुरानी यादें चमकने लगी। वही चमक घुंघरू की आंखों में भी थी। दोनों सालों का फैसला पाकर अपने स्कूल के पुराने दिन में पहुंच चुके थे। 10 साल पहले स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर खत्म होने के बाद नायरा की नजरें घुंघरू को ढूंढने लगी और इधर उधर भटककर साहित्य की नजरों से जा मिली। गुस्सा तो उस वक्त नायरा नाक पर बैठा ही था। मुंह बनाकर और जीभ निकालकर उसने साहित्य को चिढ़ा दिया। साहित्य हैरानी में उसकी ऐसी हरकत देखता रहा। तभी नायरा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पलटी तो घुंघरू सामने थी। नायरा, तू यहाँ खड़ी है, मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढ रही थी। चल पानी पीने चलते हैं, घुंघरू ने उसका हाथ खींचते कहा। दोनों पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास गईं। वहां पहले ही से लकी और उसके दोस्त खड़े पानी पी रहे थे। नायरा को देखकर लकी एक तरफ हट गया। लकी को हटा देखकर एक दूसरा लड़का पानी पीने के लिए मुंह खोलकर नल के सामने झुका, लेकिन उस प्यासी आत्मा को पानी की बूंद तृप्त कर पाती उसके पहले ही लकी ने उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींच लिया और नायरा को देखकर मुस्कुराने लगा। नायरा आगे बढ़कर पानी पीने लगी और लकी उसे निहारता रहा। घुंघरू ये नज़ारा देख रही थी और उसे पहले के वे सारे कुछ याद आ रहा था। जब वो और नायरा पानी पीने आती थी और इत्तेफाक से लकी और उसके दोस्त वहां होते, तो पानी पीने में बहुत देर लगाते थे और एक के बाद एक पानी की लाइन में लगते चले जाते ताकि उन्हें देर तक इंतजार करना पड़े। उसके बाद पानी पीने के लिए उनका झगड़ा होता। मगर आज लकी का ये बदलाव घुंघरू को हैरान कर रहा था। पानी पीने के बाद क्लासरूम की तरफ जाते हुए घुंघरू ने नायरा से पूछा, नायरा, ये लकी को क्या हुआ? आज बड़ा मेहरबान हो रहा था। पता नहीं, सुबह से ही रंग ढंग बदले हुए हैं इसके। खैर, हमें क्या, नायरा ने कंधे उचकाकर कहा। क्लासरूम में जाते टाइम नायरा बायोलॉजी सेक्शन की उस खिड़की से अंदर झांकने लगी जहां साहित्य बैठता था। उस वक्त साहित्य अपनी सीट पर नहीं था। वह कुछ दूर सोनी के साथ खड़ा था और उससे कॉपी ले रहा था। साहित्य को सोनी के साथ देखकर नायरा को बड़ा गुस्सा आया। वहीं नीचे जमीन पर एक चौक पड़ी हुई थी। नायरा ने चौक उठाकर साजन को दे मारा। साहित्य झटके से पलटा, मगर तब तक नायरा घुंघरू का हाथ पकड़कर नीचे बैठ चुकी थी। साहित्य को समझ नहीं आया कि चौक किसने फेंकी। वह अपनी सीट पर लौट आया। सीट के पास पहुंचकर उसने खिड़की के बाहर नजर घुमाकर देखा। नायरा अब भी वहीं बैठी हुई थी। वह अपनी सीट पर बैठने को हुआ, तभी लकी की आवाज उसके कानों में पड़ी, नायरा, ऐसे नीचे क्यों बैठी है? अगर टीचर ने मुर्गा बनाया है तो ठीक से बन। नायरा ने आंखें मिच लिया और अपने सिर पर मारते खड़ी हो गई। हाथ झाड़ते हुए घुंघरू भी खड़ी हो गई। नायरा ने तिरछी निगाह से साहित्य को देखा, जिसने तीखी नजरों से उसे घूरा और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी क्लिप नीचे गिर गई थी, नायरा लकी से बोली और घुंघरू का हाथ पकड़कर अपनी क्लास में जाने लगी। नायरा, सुनना, लकी ने उसे पुकारा। क्या है? नायरा पलटकर बोली। लकी ने घुंघरू से कहा, तू जा अपना रास्ता नाप। घुंघरू का मुंह बन गया। क्यों? वो क्यों जाएगी? नायरा अपना विरोध जता पाती उसके पहले ही घुंघरू अंदर जा चुकी थी। जल्दी बोल, क्या बोलना है तुझे? क्लास शुरू होने वाली है, नायरा ने कहा और हाथ घुमाकर घड़ी की तरफ देखने लगी। लकी ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, फ्रेंडशिप करेगी मुझसे? लकी की मुंह से फ्रेंडशिप की बात सुनकर नायरा चौंक गई। उसने झटके से सिर उठाया और लकी को घूरते हुए बोली, फ्रेंडशिप और तुझसे? तुझे पता नहीं, तू फ्रेंड बनने लायक नहीं। और आई रोल कर लिया तो बॉयफ्रेंड बना ले। बालों पर हाथ फिराते हुए लकी ने बेशर्मी से कहा। नायरा को और भी शौक हुआ। नायरा ने पलटकर एक नज़र साहित्य की तरफ देखा तो वह नोटबुक में कुछ लिखता हुआ नजर आया। वो सारी बातें सुन रहा था, मगर यूं जता रहा था मानो उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। नायरा लकी की तरफ घूमी और उससे बोली, लकी, पहली बात तो ये कि हम स्कूल में हैं और दूसरी बात ये कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बनने के काबिल नहीं है। आइंदा से मुझसे ऐसी बात मत करना। उसके बाद वो लकी की बात सुनने के लिए रुकी नहीं, तुरंत अपनी क्लास में घुस गई। जब वह अपनी सीट पर पहुंची तो घुंघरू ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोल रहा था लकी? पागल हो गया है? बोल रहा था, बॉयफ्रेंड बना ले मुझे। नायरा मुंह बनाकर बोली। ये सुनकर घुंघरू एक्साइटेड हो गई। सच्ची? उसने ये कहा? नायरा फिर झट से बोली, इतनी एक्साइटेड मत हो, कुछ खुराफात चल रही होगी उसके दिमाग में। उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। तो कौन पसंद है तुझे?
साहित्य। घुंघरू मुस्कुराकर बोली। नैना की आंखों के सामने साहित्य और सोनी का चेहरा नाचने लगा। उसने घुंघरू से कहा, तुझे लगता है कि मुझे साहित्य जैसा लड़का पसंद होगा? लगता तो नहीं, पर आजकल तू कुछ ज्यादा ही साहित्य कर रही है इसलिए। घुंघरू ने जवाब दिया। उसे सताने में मजा आता है, बस और कुछ नहीं। नायरा हल्का स्माइल करते बोली। नायरा यार, संभल कर, कहीं रौनक वाला किस्सा दोबारा रिपीट न हो जाए। घुंघरू थोड़ा घबराते हुए बोली। रौनक का जिक्र सुनकर नायरा के भाव बदल गए और तपाक से बोली, उसकी बात मत कर प्लीज। नायरा कुछ सोचते हुए बैग से नोटबुक निकालने लगी। कुछ पुरानी बात उसके दिमाग में घूम रही थी। घुंघरू उसका गंभीर चेहरा देखकर चुप हो गई। कुछ देर में टीचर क्लासरूम में आ गए और क्लास शुरू हो गई। लंच ब्रेक तक लगातार क्लासेज चलती रही। फिर लंच ब्रेक का बेल बज गया, जिससे सुन नायरा ने राहत की सांस ले ली। लंच टाइम में नायरा और घुंघरू नर्सरी क्लास के प्ले एरिया में गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच करने लगे। घुंघरू ने देखा कि नायरा के लंच बॉक्स में बस एक ही रोटी है। उसने हैरत से पूछा, बस एक ही रोटी, इससे पेट भरेगा तेरा? हाँ, आज से मैं बस एक ही रोटी खाऊंगी। मोटी होती जा रही हूँ यार। नायरा ये बात छुपा गई कि उसने अपने लंच बॉक्स की एक रोटी साहित्य के लंच बॉक्स में डाल दी है। तू मोटी है तो तू उसको क्या कहेगी? कहते हुए घुंघरू ने एक तरफ इशारा किया। नैना ने उस तरफ नजर घुमाकर देखा। वहां साहित्य एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अकेला बैठा टिफिन खा रहा था। उसे देखकर नायरा घुंघरू से बोली, तू लंच कर, मैं अभी आती हूँ। नायरा उठकर साहित्य के पास गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। साहित्य अपना टिफिन खाने में ही लगा हुआ था। उसने नायरा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तब नायरा गला साफ कर बड़े प्यार से बोली, तुम्हारा ये मोटा सा पेट भर रहा है ना साहित्य? साहित्य ने सिर उठाकर नायरा को देखा। उसके चेहरे पर अजीब भाव आए। नायरा उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह में रोटी ठुनसी हुई थी और उसका रसगुल्ले जैसा मुंह और फूल गया था। हाय, खाते हुए कितने क्यूट लगते हो तुम। नायरा उसके फूले फूले गाल देखते हुए बोली। साहित्य ने मुंह में ठुनसी रोटी निगल कर उसे घूर कर देखा और तेज आवाज में बोला, ऐसी बातें मत किया करो तुम मुझसे। क्यों, क्या हुआ? नायरा ने मुस्कुराकर पूछा। खूब जानता हूँ तुम्हें, समझी। साहित्य हल्के गुस्से में उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। नायरा ने अपनी आंखें छोटी करते पूछा, क्या जानते हो तुम? यही कि स्कूल में पढ़ने नहीं आती तुम, बॉयफ्रेंड बनाने आती हो, साहित्य ने कहा। उसने लकी और नायरा की बात सुन ली थी। ऊपर से तुषार ने नायरा के बारे में बताया था कि उसे लड़कों को अपने आगे पीछे नाचने की आदत है। ये बात भी उसके दिमाग में घर कर गई थी। साहित्य बात सुनकर नायरा तुनक कर बोली, ज्यादा बोल रहे हो साहित्य। लकी की बात सुन ली थी ना तुमने, पर मेरा जवाब भी तो सुना होगा। अब मैं क्या करूं कि स्कूल का हर लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मैं हूं ही इतनी सुंदर, क्या मैं सुंदर नहीं लगती तुम्हें? साहित्य ने नैना के चेहरे को देखा। प्रेयर के समय खामोशी से आंखें बंद किए खड़ी नायरा के चेहरे की मासूमियत, जिसमें वो उसे सुंदर लगी थी, अब शरारत भरी आंखों के साथ गायब हो चुकी थी और इस वक्त कैंची से तेज चलती जुबान के साथ वो उसे कतई सुंदर नहीं लग रही थी। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप टिफिन खाता रहा। नायरा चबूतरे पर साहित्य के बगल में बैठ गई और जलीकटी जुबान में बोली, तुम्हें तो वो सोनी सुंदर लगती होगी, है ना? साहित्य ने कुछ नहीं कहा और ध्यान सिर्फ टिफिन में ही था। देखो, उससे दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है, नायरा चेतावनी देती बोली। और तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, है ना? साहित्य ने उसकी तरफ देखकर ताना मारने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे लिए तो अच्छी ही हूँ, समझे? नायरा छिड़ते हुए बोली। ये बताने के लिए मेरे पास आए हो? साहित्य अब गुस्से में बोल पड़ा। नहीं, तुमसे ये कहने के लिए आए हूँ कि घर पर ये बातें मत बताना। घुंघरू और मैं एक दूसरे के राजदार हैं। अब तुम हमारे घर में रहने लगे हो तो तुम्हें भी हमारा राजदार बनना पड़ेगा। नहीं बना तो क्या करोगी तुम? साहित्य ने घूरते हुए पूछा। तो ये मोबाइल देख रहे हो, इसमें तुम्हारे छरहरे बदन की जो तस्वीर है वो स्कूल की हर लड़की के मोबाइल पर होगी, समझे? नायरा ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। ब्लैकमेलर हो तुम, साहित्य ने गुस्से में कहा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।